गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हो? देखिए हमारा चैप्टर नंबर 13 चल रहा है और इस चैप्टर का नाम है पादप वृद्धि। पादप वृद्धि को प्लांट ग्रोथ कहा जाता है। देखिए वृद्धि का होना ये सजीवों का एक आवश्यक लक्षण है और ये वृद्धि पादपों में भी होती है, प्राणियों में भी होती है। कोशिकाओं के अंदर जो उपापचय क्रियाएं चलती हैं, उन उपापचय क्रियाओं में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें नए पदार्थों का निर्माण होता है और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें पदार्थों का अपघटन होता है। लेकिन जब निर्माणात्मक क्रियाएं अधिक होती हैं और अपघटनात्मक क्रियाएं कम होती हैं तो इससे कोशिका के जीव द्रव्य में वृद्धि होती है और इस तरह से ये जो वृद्धि होती है ये पादप वृद्धि के रूप में जानी जाती है। देखिए ये वृद्धि एक स्थायी वृद्धि होती है या इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि उपापचय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप पादपों के आकार में, आयतन में, उनके शुष्क भार में जो स्थायी एवं अनुत्क्रमणीय बढ़ोतरी होती है उसके वृद्धि कहा जाता है। इसके बाद देखिए हमने पढ़ा कि ये जो वृद्धि है ये कितने प्रकार की होती है। तो एक तो होती है शीर्षस्थ वृद्धि। शीर्षस्थ वृद्धि अर्थात पादप के शीर्ष वाले भाग में, यानी जड़ का शीर्ष वाला भाग अथवा तने का शीर्ष वाला जो भाग है उसमें जो वृद्धि होती है उसे कहते हैं शीर्षस्थ वृद्धि। और इससे पादप की लंबाई में वृद्धि होती है, जबकि दूसरी जो वृद्धि होती है वो अंतर्वेशी वृद्धि होती है। अंतर्वेशी वृद्धि, इस प्रकार की जो वृद्धि होती है उससे पर्वों की लंबाई में वृद्धि होती है। अर्थात कोशिकाओं का दीर्घकरण होता है तो उससे पौधे के जो मध्य का जो भाग है वो वृद्धि करता है, अर्थात दीर्घीकरण होता है। इसके बाद तीसरी जो वृद्धि है वो वृद्धि है एक प्रकार से पार्श्वीय वृद्धि। पार्श्वीय वृद्धि जिसे पार्श्व वृद्धि भी कह सकते हैं। ये वृद्धि होती है संवहन ऊतकों के मध्य में जो उपस्थित कैम्बियम होती है, अर्थात एधा जो होती है उसके कारण जो वृद्धि होती है वो है पार्श्वीय वृद्धि। और इससे तने की या कह सकते हैं पादप भाग की मोटाई में वृद्धि होती है और इस प्रकार की जो वृद्धि है वो द्वितीयक वृद्धि के रूप में जानी जाती है। देखिए इसके बाद आता है कि ये जो वृद्धि है इसकी प्रावस्थाएं कितनी होती हैं। एक बार हम रिपीट कर रहे हैं जो कि उसी चीज को, पहले की चीज को जोड़ने के लिए, वृद्धि की प्रावस्थाएं। वृद्धि की प्रावस्थाएं, देखिए वृद्धि जो होती है वो एक साथ एक झटके से नहीं होती है। ऐसे ये एक प्रावस्था के बाद दूसरी प्रावस्था, दूसरी प्रावस्था के बाद तीसरी प्रावस्था आती है और ये क्रम जो है ये सभी के साथ होता है, यानी हर कोशिका को इन क्रमों से या इन प्रावस्थाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। देखिए इसमें वृद्धि की जो पहली प्रावस्था है कोशिका विभाजन प्रावस्था। कोशिका विभाजन प्रावस्था। इस प्रावस्था में कोशिकाएं विभाजित होती हैं, अर्थात विभजोतक ऊतक की जो कोशिकाएं हैं उनमें समसूत्री विभाजन होता है और नई कोशिकाएं बनती हैं जिससे कि संख्या बढ़े कोशिकाओं की
और ये कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो कि कोशिका भित्ति पतली होती है, सघन जीवद्रव होता है और केंद्रक स्पष्ट होता है। दूसरी प्रवस्था होती है कोशिका दीर्घीकरण प्रवस्था। दीर्घीकरण प्रवस्था। इस प्रवस्था में कोशिका के अंदर रिक्तिकाएं विकसित हो जाती हैं और छोटी छोटी रिक्तिकाएं जो विकसित होती हैं अनेक, वो आपस में मिल जाती हैं और एक बड़ी रिक्तिका बना लेती है, जिससे कि कोशिका के आकार में वृद्धि हो जाती है। तीसरी जो प्रवस्था है ये है परिपक्वन प्रवस्था। परिपक्वन प्रवस्था। इस प्रवस्था में कोशिकाएं विभेदित हो जाती हैं और ये अलग अलग स्थायी ऊतकों के निर्माण में भाग ले लेती हैं और अंत में इनके अंदर देखिए संरचनात्मक रूप से, कार्यात्मक रूप से और जैव रासायनिक रूप से इनमें चेंजेज आ जाता है, स्थायीकरण हो जाता है और ये अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग अलग कोशिकाओं के रूप में विभेदित हो जाती हैं। जैसे कुछ कोशिकाएं आदिचर्म ऊतक बना लेती हैं, कुछ संवहन ऊतक के रूप में जाइलम में बदल जाती है, कुछ फ्लोएम में, इस तरह से ये विभेदित हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है कि ये जो कोशिकाएं हैं, पादप की जो वृद्धि है, ये वृद्धि किस प्रकार से होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वृद्धि की जो है बल गति, और जो वृद्धि जो है ये सदैव एक समान नहीं होती है, अर्थात समय के साथ वृद्धि की को अगर नाप करके और उसका एक ग्राफ बनाया जाता है तो एक वक्र के रूप में प्राप्त होता है और वो भी अंग्रेजी के एस अक्षर के समरूप वक्र होता है। तो ऐसा जो वक्र प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं वृद्धि वक्र। वृद्धि वृद्धि वक्र। ये जो वृद्धि वक्र है इसमें चार प्रवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है प्रारंभिक मंद मध्य, प्रारंभिक मंद वृद्धि प्रवस्था या वृद्धि काल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लैग फेज। यानी इस तरह की वृद्धि के वक्र की आकृति इस प्रकार की होती है कि प्रारंभ में वक्र कम होती है, उसके बाद ये वृद्धि इस तरह से जाती है, अंग्रेजी के एस जैसी आकृति बना। तो यहां वृद्धि की दर धीमी होती है क्योंकि कोशिकाएं छोटी होती हैं। इसके बाद वृद्धि की दर बहुत ज्यादा हो जाती है, इसको कहते हैं तीव्र वृद्धि दर, अर्थात चरघातांकी वृद्धि प्रवस्था। इसके बाद ये वृद्धि की दर धीमी हो जाती है, कम होता हुआ वृद्धि काल, और अंत में जो है ये स्थिर वृद्धि हो जाती है, अर्थात जब वृद्धि होना बंद हो जाती है, यानी बिल्कुल स्थिर अवस्था आ जाती है। तो इस तरह से ये जो है ये मंद वृद्धि काल है, तीव्र वृद्धि काल है, फिर पुनः कम होता हुआ वृद्धि काल है और स्थिर वृद्धि काल है। तो ये समय अवधि है और ये वृद्धि। तो ये वृद्धि का जो वक्र है ये अंग्रेजी के एस जैसी आकृति के रूप में प्राप्त होता है। तो इसको हम कह सकते हैं वृद्धि वक्र या वृद्धि चक्र, एक प्रकार से सिग्मोइड वक्र भी कह सकते हैं। अब आता है वृद्धि का मापन, कि इस वृद्धि को किस प्रकार से मापा जाए, क्योंकि वृद्धि जो है वो अलग अलग तरीके की होती है। तो वृद्धि को मापने के लिए जिन उपकरणों को काम में लाया जाता है वो वृद्धि मापक कहलाते हैं। तो वृद्धि मापन वृद्धि मापन
देखिए, वृद्धि का जो मापन किया जाता है ये कोशिकाओं की संख्या के द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं की संख्या कितनी बढ़ गई है, घट गई है, बढ़ेगी घटेगी तो है नहीं। इसके अलावा कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के आकार के अंदर जो वृद्धि हुई है उसको नाप करके पादप के अंदर जो शुष्क भार है उस भार में कितनी वृद्धि हुई है उसके द्वारा भी पादप की वृद्धि को मापन कर सकते हैं। और रेखीय नाप के द्वारा कि किस तरह से पौधे की लंबाई में वृद्धि हुई है। देखिए, इसके लिए मापक यंत्रों के लिए साधारण स्केलों के द्वारा भी मापा जा सकता है कि भाई पौधे की लंबाई को देखा जाए कितना लंबा कब था और उसके बाद कितने समय के बाद उसकी लंबाई कितनी बढ़ गई है। दूसरा होता है वृद्धि मापी यंत्र। वृद्धि मापी यंत्र वृद्धि को मापने के लिए जिस उपकरणों को काम में लाया जाता है वो कई तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के। लेकिन यहां जिस वृद्धि मापी का प्रयोग करते हैं मुख्य रूप से वो है आर्क वृद्धि मापी। आर्क वृद्धि मापी जो होती है उसमें क्या होता है कि एक चापाकार, जैसे हम पहले बता चुके हैं, चापाकार स्केल होता है, उसके को एक स्टैंड से जुड़ा हुआ रखते हैं और एक गमला जिसमें पादप लगा हुआ है उस गमले को रख करके, यानी इस प्रकार से जैसे एक गमला है, इस गमले में एक पादप लगा हुआ है, ये पादप की पत्तियां और इस तरह से ये। अब यहां एक गिर्री लगी होती है और इस पर एक धागा बांध करके और इसको वजन को लगा, यहां से एक ये स्केल लगा हुआ है और एक पॉइंटर, यहां 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरह का स्केल लगा हुआ है। अब देखिए, इसमें यहां पर ये जो वजन है ये धागा है और इस पर ये धागा यहां भार पर लटका हुआ है, तो ये जैसे जैसे पादप में वृद्धि होती है ये घिर्री जो है, ये घिर्री ये घूमती है और इसके साथ साथ ये सूचक जो है ये भी अपनी गति करता है और उस सूचक के आधार पर पादप के अंदर कितनी वृद्धि हुई है उसकी जानकारी जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से इसको कहते हैं आर्क वृद्धि मापी के द्वारा किया। देखिए, यहां तक की बातें हमने आपको एक बार फिर बताई है जिससे कि आप पुरानी चीजों को नई चीज से जोड़ सकें और हमारा ये जो पाठ है ये आगे बढ़ रहा है। देखिए, अब हम बताएंगे कि इस पादप की जो वृद्धि है, इस वृद्धि को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं, अर्थात पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। पादप पादप वृद्धि दर को प्रभावित करने वाले कारक, इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ प्लांट ग्रोथ रेट। देखिए, पादप वृद्धि को कई कारकों के द्वारा प्रभावित किया जाता है। ये पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वातावरणीय कारक, अर्थात ये एक प्रकार से भौतिक कारक है या यूं कह सके वे कारक हैं जो जलवायु या वातावरण से संबंध रखने वाले हैं।
जबकि दूसरे जो कारक होते हैं ये आंतरिक कारक हैं जिनको शरीर क्रियात्मक कारक भी कहते हैं। यानी ये वो कारक हैं जो शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं से संबंधित होते हैं। तो देखिए, वातावरणीय कारक जो होते हैं वो मौसम से संबंधित होते हैं, मृदा से संबंधित होते हैं। देखिए ये जो है मौसम एवं मृदा से संबंधित होते हैं। और ये जो कारक हैं ये कारक शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं से संबंधित हैं। जैसे खनिज लवणों का अवशोषण है, जल अवशोषण, इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण, इसके अलावा श्वसन, इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं से संबंधित जो कारक होते हैं ये संबंध जो कारक हैं ये आते हैं शरीर क्रियात्मक कारकों के अंतर्गत। तो दो प्रकार के कारक हो गए, वातावरणीय कारक और शरीर क्रियात्मक कारक। अब देखिए इन कारकों को हम एक साथ लेकर के अध्ययन करें कि कौन कौन से कारक जो हैं, और साथ में देखिए इसमें कुछ वृद्धि हार्मोन संबंधी कारक होते हैं। शरीर के अंदर वृद्धि की क्रिया में हार्मोनों का योगदान होता है। तो हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इन कारकों में सबसे पहला कारक हम लें जो सबसे ज्यादा इस वृद्धि की दर को प्रभावित करता है वो है प्रकाश। प्रकाश इस दर को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और वो कई प्रकार से करता है। सबसे पहले लें प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता, क्योंकि ये प्रकाश जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया का एक आवश्यक कारक होता है। तो ये और प्रकाश संश्लेषण होता है तो ही भोजन का यानी कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। तो प्रकाश की तीव्रता जो है ये अगर मंद है तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम होगी, लेकिन जैसे जैसे पादप के अंदर प्रकाश की तीव्रता का मान बढ़ता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ने के बावजूद भी प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती नहीं है। और अगर उच्च तापमान ज्यादा यानी उच्च प्रकाश की तीव्रता अगर पौधे को प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति में पौधा जो है उसमें बौनापन उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि पर्व जो है वो छोटे हो जाते हैं, पत्तियां भी छोटे आकार की हो जाती हैं। तो एक तरह से प्रकाश की तीव्रता भी पौधे की वृद्धि को प्रभावित कर रही है। उच्च प्रकाश की तीव्रता में पौधा बौना रह जाता है, पत्तियां छोटी रह जाती हैं। इसके बाद दूसरा जो है प्रकाश की गुणवत्ता। प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की गुणवत्ता। अब देखिए प्रकाश जो है वो किस प्रकार का आ रहा है, किस तरह की तरंगों का प्रकाश आ रहा है, उससे भी प्रकाश की यानी कह सकते हैं पादप की वृद्धि जो है प्रभावित होती है। प्रकाश की या कह सकते हैं प्रकाश की तरंग तीन प्रकार की होती है, परावैंगनी, अवरक्त और दृश्य प्रकाश। तो पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो दृश्य प्रकाश में होती है। अगर अवरक्त प्रकाश आ रहा है या परावैंगनी प्रकाश आ रहा है तो वृद्धि की जो दर है वो सीमित होगी, क्योंकि पौधे इस तरह की प्रकाश की तरंगों को अवशोषित नहीं करते। एक होता है प्रकाश की अवधि। प्रकाश की अवधि मतलब टाइमिंग, कितना अवधि कितनी देर का आ रहा है।
प्रकाश की अवधि देखिए कि पादपों की के अंदर कायिक वृद्धि होगी या लैंगिक वृद्धि होगी, उस बात पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ता है। एक क्रिया होती है जिसे एक प्रभाव होता है जिसे कहते हैं दीप्तिकालिता। प्रकाश की वह अवधि जो पौधे में पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करती है। तो अगर दीप्तिकालिता का प्रकाश अगर नहीं आ रहा है, इतने समय का प्रकाश नहीं मिल रहा है, तो पौधे के अंदर कायिक वृद्धि होती रहेगी, और अगर उस दीप्तिकालिता का प्रकाश प्राप्त हो जाता है तो लैंगिक वृद्धि यानी पुष्प की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। तो पादप वृद्धि प्रकाश की अवधि से भी प्रभावित होती है। तो पहला कारक हो गया प्रकाश, दूसरा है जल। देखिए पादपों में जल का प्राप्त होना आवश्यक होता है, और जल की अगर कमी है तो पादप की वृद्धि जो है इससे निश्चित रूप से जल से पादप की वृद्धि भी और उसकी आकृति भी जो है वो प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि समस्त जो जैविक क्रिया है वो जल पर ही निर्भर करती है, चाहे वो परासरण हो, चाहे वो जल बाष्पोत्सर्जन हो, चाहे प्रकाश संश्लेषण हो, श्वसन हो, चाहे बीजों का अंकुरण हो, आदि सभी क्रियाओं में प्रकाश की आवश्यकता जल की आवश्यकता होती है। तो जल एक ऐसा कारक है जो इस वृद्धि की दर को प्रभावित करता है। इसके बाद आता है तापमान। देखिए तापमान वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जो सामान्यतः उच्च कोटि के जो पादप होते हैं उनमें 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के और 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये पौधे जो होते हैं वो सामान्य वृद्धि करते हैं। 35 से अधिक होने पर वृद्धि की दर सीमित हो जाती है, कम हो जाती है। उसका कारण आप जानते हैं कि 35 से ज्यादा पर वृद्धि करने के लिए जो एंजाइम कार्य करते हैं विभिन्न उपापचय क्रियाओं को, वो कार्य करना बंद कर देते हैं। और अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का टेम्परेचर अगर पहुंच जाता है तो उपापचय की क्रियाओं को करने वाले जो एंजाइम है वो निष्क्रिय हो जाते हैं, और ऐसा अगर होता है तो भी वृद्धि की दर जो है वो सीमित हो जाती है। तो कह सकते हैं कि उच्च तापमान पर जीवद्रव निष्क्रिय हो जाता, उच्च तापमान पर जीवद्रव जो है वो नष्ट हो जाता है, कम तापमान पर निष्क्रिय हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वृद्धि के लिए एक निश्चित तापमान की जो सीमा है उसको ही प्राप्त होना आवश्यक होता है वृद्धि के लिए। चौथा है ऑक्सीजन की आपूर्ति। देखिए ऑक्सीजन जो है आपूर्ति, छोटी ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो वृद्धि को बढ़ाती है। अगर सीमित ऑक्सीजन प्राप्त होगी तो पौधे के अंदर जैविक क्रियाओं के लिए जो आवश्यक एंजाइम है वो कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक होता है, और श्वसन क्रिया में ही स्थितिज ऊर्जा को जैविक ऊर्जा के रूप में बदला जाता है। पांचवा है खनिज लवण। देखिए पादपों में खनिज लवणों के अभाव में पादप के अंदर विभिन्न प्रकार के अभाव रोग पैदा हो जाते हैं, और अभाव रोग पैदा हो जाते हैं जो हम पढ़ चुके हैं कि 17 प्रकार के आवश्यक तत्व होते हैं। अगर उन तत्वों की पर्याप्त उपस्थिति अगर नहीं होगी तो पादप के अंदर कहीं ना कहीं वृद्धि की जो दर है वो भी कम हो जाती है, तो इनका होना भी आवश्यक होता है। तो ये सब कारक जो हैं ये बाह्य कारकों की श्रेणी में आते हैं। और हम अब बात करें पादप हार्मोन्स। देखिए पादप हार्मोन जो होते हैं ये पादपों की वृद्धि के अंदर अति सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होकर के कार्बनिक यौगिकों के नियंत्रण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। कार्बनिक यौगिकों को नियंत्रित करते हैं वृद्धि को, अर्थात वे यौगिक जो पादपों में होने वाली वृद्धि की क्रिया को प्रभावित करते हैं और अति सूक्ष्म मात्रा में पैदा होते हैं, ऐसे कारक कहलाते हैं पादप हार्मोन्स। ठीक है, तो ये अब हम देखिए ये जो कारक हैं
इन कारकों के वर्णन हम पढ़ चुके हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, श्वसन क्रिया में, अर्थात वो ये कारक एक प्रकार से उन क्रियाओं की दर को प्रभावित करते हैं और उन क्रियाओं के कारण ही वृद्धि की दर प्रभावित हो जाती है। तो यहाँ इस पार्ट में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे पादप हार्मोन्स, जिनको एक प्रकार से वृद्धि नियामक पदार्थ कहते हैं। तो पादप हार्मोन, और ये पादप हार्मोन वाला जो टॉपिक है ये ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कई प्रकार के पादप हार्मोन हैं और इनका पादप की वृद्धि पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। पादप हार्मोन जिनको हम कहते हैं वृद्धि नियामक पदार्थ, ग्रोथ रेगुलेटरी केमिकल कंपाउंड। अब देखिए, कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों में अल्प मात्रा में या अति सूक्ष्म मात्रा में संश्लेषित होते हैं और वृद्धि की दर को प्रभावित करते हैं। ऐसे पदार्थ कहलाते हैं वृद्धि नियामक पदार्थ, अर्थात ये पदार्थ जो होते हैं वो वृद्धि की दर को नियमित करते हैं। पादपों में ये जो पादप वृद्धि हार्मोन है, इसका सुझाव देने वाले जो वैज्ञानिक थे, सबसे पहले उनका नाम था जूलियस बॉन सॉक्स। उन्होंने इस तरह की बातें रखी कि पादप वृद्धि हार्मोन होते हैं, लेकिन इस शब्द को यानी पादप वृद्धि हार्मोन शब्द का जो प्रयोग किया गया था, ये हार्मोन शब्द का प्रयोग पादप हार्मोन, ये पादप हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो स्टर्लिंग के द्वारा किया गया। स्टर्लिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्टर्लिंग नाम के वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, और ये किया गया था 1902 में किया गया था। इसके बाद एक वैज्ञानिक थे थीमैन। थीमैन ने 1948 में ये जो पादप हार्मोन शब्द है इसको बदल करके फाइटो हार्मोन शब्द दिया। फाइटो हार्मोन शब्द का प्रयोग किया। ये सब किसने? थीमैन प्रयोग किया था। तो इसके अनुसार कह सकते हैं कि पादप हार्मोन जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पादप के विभिन्न भागों के अंदर निर्मित होकर के दूसरे भागों में स्थानांतरित हो जाते हैं और अति सूक्ष्म मात्रा में भी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो ये पदार्थ जो है वो कारकीय गतिविधियों को मुख्य रूप से प्रभावित कर देते हैं और ऐसी स्थिति में जो है पादप की वृद्धि जो है वो कम अथवा अधिक हो जाती है, जिनसे पादप की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने की उससे तो कहते हैं पादप वृद्धि हार्मोन, और जिनके कारण वृद्धि की दर में कमी आ जाती है उनको कहते हैं वृद्धि निरोधक या कारक। ठीक है, तो यहां हम पादप हार्मोन्स की बात शुरुआत की है। तो अब पादप हार्मोन्स जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 4 प्रकार के हार्मोन तो बढ़ाने वाले होते हैं, वृद्धि को अधिक करने वाले होते हैं, और एक जो हार्मोन है वो वृद्धि की दर को कम करता है। तो ये वृद्धि हार्मोन जो होते हैं ये कौन कौन से हैं? तो देखिए, इसमें इनको अगर 2 कैटेगरी में बांटे, एक तो होते हैं वृद्धि जो बढ़ाते हैं, इनको कहते हैं वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, और दूसरे हैं वृद्धि निरोधक हार्मोन। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन
ये बढ़ाने वाले हार्मोन हैं और दूसरे जो है वो घटाने वाले हैं। इनमें देखिए एक तो है ऑक्सिन, इनका हम डिटेल पढ़ेंगे कि कभी एक बार हम यहां शुरुआत कर रहे हैं। ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड होता है, इसकी रासायनिक जो प्रकृति है, ठीक है। दूसरा, इंडोल एसिटिक एसिड के अलावा ये जो हार्मोन है जो वृद्धि की दर को प्रभावित करते हैं, उनमें एक होता है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन, 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 तीसरा जो है साइटोकाइनिन, चौथा जो है एथिलीन, एथिलीन। इसके बाद यहां जो है एक आता है एब्सिसिक, एब्सिसिक, एब्सिसिकम, ये वृद्धि को घटाता है। तो इस तरह से ये 5 हार्मोन है। आप एक एक करके हार्मोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी खोज कैसे हुई और ये किस तरह से पादप की वृद्धि को प्रभावित करता है, ठीक है। तो आज हम पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने समझा। अब आप होमवर्क नोट कर लीजिए जिसे आपको करना है। होमवर्क केवल ऐसा नहीं है कि आप कुछ ही वर्क करें, सभी को करना है और ये आपकी बहुत फायदेमंद होने वाला है आपके लिए। ये इस तरह से प्रतिदिन आप जो चीज पढ़ते हैं उनको होमवर्क के रूप में करें। देखिए, पहला प्रश्न है, पादप वृद्धि पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों, पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों को किन 2 प्रकारों में बांटा, या किन 2 प्रकारों में, इसको इस तरह से ले लें, पादप वृद्धि हार्मोन, पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक किन 2 प्रकारों के होते हैं। कारक, लैंग्वेज को, कारक किन 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वृद्धि को किन 3 प्रकारों से प्रभावित, प्रकाश वृद्धि को किन 3 प्रकारों से प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 3, वृद्धि नियामक पदार्थ किसे कहते हैं। वृद्धि नियामक पदार्थ किसे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 पादप हार्मोनों के नाम लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से 4 प्रश्न हमने आपको दिए हैं। बहुत ही सामान्य है, केवल इसलिए कि आपने इसमें पढ़े हैं वो आपको ध्यान में आ सके कि कौन कौन से किस तरह के इसमें प्रश्न आ सकते हैं, तो ये आपको करने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम कल ऑक्सिन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से कि ऑक्सिन की खोज किस प्रकार से हुई है, ऑक्सिन कितने प्रकार के होते हैं और ऑक्सिन का
पादपों के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से एक एक करके हम एक एक हार्मोन के बारे में बात करेंगे। पहले ऑक्सिन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके।